तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्यूटर या सारस पर। जैसा कि आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में पाठ्य पुस्तक के अन्य वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना क्यों उपयोगी है, उससे क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और आपको हम इसमें पढ़ेंगे उसी का एक दूसरा खंड है ये, जिसमें हम औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, हमारे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक कथन में अंतर क्या होता है और ये क्या होता है। पहले हम इसके बारे में पढ़ लें कि ये होता क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक किसे कहते हैं। तो आप लोग इसके पहले खंड और अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास। देखिए इसमें हम कुछ लिखे हुए हैं कि जैसे औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास निम्न के द्वारा होता है। यानी कि ये भाषा है जिसको हम 5 माध्यम इसका लिखे हैं कि 5 माध्यम से इसका क्या होता है, विकास होता है। जिसमें पहला पॉइंट है वार्तालाप द्वारा, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों द्वारा, तीसरा पॉइंट है संचार उपकरणों द्वारा, चौथा पॉइंट है अभिनय द्वारा और हमारा लास्ट 5वां पॉइंट है लेखन द्वारा। यानी कि हमारे ये 5 पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप ये 5 पॉइंट याद रखते हैं तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये वार्तालाप द्वारा क्या होता है, वार्तालाप विधि क्या होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कक्षा कक्ष में शिक्षक औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का विकास वार्तालाप द्वारा कर सकता है। वह स्वयं छात्रों से अनौपचारिक एवं औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत कर सकता है। वह छात्रों के बीच भाषा विकास के लिए वार्तालाप, संगोष्ठी एवं वाद विवाद का आयोजन कर उन्हें प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि वार्तालाप द्वारा इसमें हम बच्चों के साथ क्या करेंगे कि एक संगोष्ठी यानी कि एक ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीडी ग्रुप डिस्कशन हो, या बच्चों का अध्ययन करा सकता है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम संगोष्ठी का आयोजन करें कि या किसी वाद विवाद कोई एक टॉपिक हो, उस पर बच्चों से कह दिया जाए कि आप लोग इस पे अपना अपना विचार रखें, इससे क्या होता है कि ये बच्चे से औपचारिक और अनौपचारिक भाषा का इससे विकास होता है। इसमें कुछ बच्चे उसके पक्ष में होते हैं जिस बात में उनके बारे में बताया जाता है, या कुछ उसके विपक्ष में होते हैं। तो ये इसमें वार्तालाप द्वारा रहा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तकों द्वारा। इसमें हमने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जिसके बारे में बता रहे हैं कि विद्यार्थियों की भाषा के विकास में पाठ्य पुस्तकें अहम महत्वपूर्ण होती हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा का अध्ययन अध्यापन कराते समय शिक्षक को बताना चाहिए, इससे छात्रों में विकास होता है। यानी कि जब भी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कराया जाए तब विद्यार्थियों को बताया जाए, और पाठ्य पुस्तक का होना ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पाठ्य पुस्तक के द्वारा बच्चों का अध्ययन अगर कराया जाता है, अगर प्रत्येक पुस्तक अगर हर बच्चे के पास उपलब्ध होता है तो बच्चे उसको ज़्यादा ही रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, और उसमें जो छात्र जो पॉइंट पढ़ाता है, जो भी शब्द पढ़ाता है, अगर उसके बारे में बच्चों को अगर बढ़िया से अध्ययन कराए, बताए, तो उससे क्या होगा, बच्चे उसको अंडरलाइन करके उसको बार बार पढ़ेंगे और इससे उनकी औपचारिकता और अनौपचारिकता भाषा का विकास भी होगा। इसलिए पाठ्य पुस्तकों द्वारा और इसमें पाठ्य पुस्तक का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए हमारा तीसरा पॉइंट था हमारा संचार उपकरणों द्वारा। संचार उपकरण क्या होता है, तो संचार उपकरणों द्वारा बहुत कम समय में भाषा व्यवहार को सीखा जा सकता है। छात्र रेडियो, टीवी, वीडियो इत्यादि द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक भाषा को सीख सकता है। रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रमों, वार्तालाप, भाषण, नाटक इत्यादि भाषा का विकास कर सकता है। दूरदर्शन पर साक्षात्कार, परिचर्चा
एवं व्याख्यान आदि का भाषा का विकास हो सकता है। यानी कि जो संचार उपकरण होता है, संचार यानी क्या, इसे आज के युद्ध आधुनिक समय में रेडियो तो विलुप्त होने के कगार पे है और हम लोग टीवी, वीडियो या मोबाइल के माध्यम से भी अपना औपचारिक और अनौपचारिक की जो भाषाएं होती हैं उसका हम बढ़ावा कर सकते हैं और उसके जो भी उसमें कार्यक्रम आते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई नाटक जो भी अच्छा लगता है हम लोग वो सुन लेते हैं। अगर किसी का दिया हुआ स्पीच हो जिसको हम हिंदी में भाषण कहते हैं उसके बारे में भी हम उसमें सुन सकते हैं। या जो दूरदर्शन यानी कि जो गांव देहात में भी जो भी लोग रहते हैं, शहर में हो या गाँव में हो, ये दूरदर्शन आपका हर जगह मिलता है। दूरदर्शन के माध्यम पे भी हमारे कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं जिसमें साक्षात्कार भी बताया जाता है, परिचर्चा के बारे में भी उसमें चर्चा की जाती है, यानी किसी सब्जेक्ट के व्याख्यान के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। और हमारा चौथा पॉइंट है अभिनय द्वारा। अब इसमें हम अभिनय द्वारा कैसे करते हैं, तो इसमें है कि अभिनय औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी कि जो अभिनय होता है, अभिनय क्या होता है कि जो भी अगर हम टीवी पे या रेडियो पे कहीं भी जो भी प्रोग्राम देखते हैं उसके माध्यम से हम अपनी भाषाओं का उसके अनुरूप, उसके परिस्थिति के अनुरूप उसको ढाल सकते हैं और उसमें हमारा क्या होता है, भाषा का विकास होता है। पांचवा पॉइंट है लेखन द्वारा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखन द्वारा, और इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लेखन द्वारा। तो इसमें क्या है कि कुछ विद्यार्थी बोलने में कुशल होते हैं लेकिन वह जो बात बोलना चाहते हैं उसको लिख नहीं पाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि इनको पत्र लेखन, काल्पनिक दृश्य लेखन, छोटी छोटी पटकथा लिखना इत्यादि द्वारा छात्रों के लेखन एवं भाषा का विकास कर सकते हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि उनके पास बहुत चीज़ काल्पनिक होते हैं, बहुत चीज़ बातें सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये चाहिए कि इस शिक्षक को यह चाहिए कि उसकी छोटी छोटी पटकथा लिखवाएं और उसके बारे में बच्चों से कहे कि उसको दृश्य के बारे में आप लेखांकित करिए, उसको लिख कर दिखाइए। तो ये रहा औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में आपका ये रहा। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक कथन में अंतर। औपचारिक कथन और अनौपचारिक कथन में अंतर क्या होता है, तो इसके बारे में हम 5 पॉइंट लिखवाए हैं, जिसमें कि औपचारिक कथन हमारा होता है क्या उसके बारे में पहले बता देते हैं और अनौपचारिक कथन के बारे में। तो चलिए, पहला पॉइंट है औपचारिक कथन में कि औपचारिक कथनों का संबंध भावनाओं से होता है। यानी कि जो भी औपचारिक कथन होता है वो हमारी जो भी भावनाएं होती है, जो भी संवेदनाएं होती हैं उससे होता है। और अनौपचारिक में क्या होता है कि अनौपचारिक कथनों का संबंध मस्तिष्क से होता है। यानी कि अनौपचारिक संबंध कथन का जो संबंध होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है। दूसरा पॉइंट है औपचारिक कथन में औपचारिक कथन निश्चित तथा संक्षिप्त होते हैं। यानी कि औपचारिक कथन जो भी होते हैं वह एक संक्षिप्त में होते हैं और एक निश्चित में होते हैं कि हाँ इतने में ही होगा, और उसका संक्षिप्त होता है। लेकिन यही अनौपचारिक कथन में क्या होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो अनौपचारिक कथन जो होते हैं हमारे अनिश्चित होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि औपचारिक कथन शिष्टाचार से प्रेरित होते हैं और जो हमारे अनौपचारिक होते हैं ये कथन वास्तविकता पर आधारित होते हैं। यानी जो सच्ची घटनाएं होती हैं वो हमारी अनौपचारिकता कथन पे आधारित होती हैं। अब चौथा पॉइंट है कि इन कथनों का प्रयोग कभी कभी विशेष अवसरों पर किया जाता है। यानी कि औपचारिक कथन का प्रयोग हम किसी खास अवसर पे, खास दिन पे इसका प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक में क्या होता है कि इसका प्रयोग हम साधारणतः हमेशा किया जा सकता है, साधारणतः इसको कभी भी हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई खास और विशेष दिन हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं, इसको कभी भी हम कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा कि औपचारिक में कि यह कथन परिस्थितियों के अधीन सीमा से बंधे होते हैं। और ये जो औपचारिक होते हैं ये जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके अधीन होते हैं, यानी उसी में वो बंधे होते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। और अनौपचारिक क्या होता है कि यह स्वतंत्र होते हैं, ये
अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी भी परिस्थितियों से युक्त होते हैं या किसी भी परिस्थितियों में ढल सकते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। और औपचारिक कथन हमारा जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। अब हमारा पॉइंट है कि बातचीत को प्रभावशाली बनाने के तरीके, यानी कि जो भी हम बातचीत करते हैं उसको दूसरों के समकक्ष जब हम रखें तो उसको कितना प्रभावशाली बनाएं, उसको कितना आदर्श बनाएं, जिससे क्या हो कि जो अगला हमारी बातों को सुने समझे, उसको वो बातें कितनी आकर्षित करे, इसके बारे में हम आपको इसमें 5-6 पॉइंट बताएंगे। जैसे कि निम्नलिखित आदतों को अपनाकर अपनी बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं, यानी कि हम अपनी बातों को किसी के समकक्ष रखने के लिए इन आदतों का प्रयोग करके अपने बातों को प्रभावशाली और सुदृढ़ बना सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, सदा विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए। यानी कि जब भी हम किसी के सामने बात करें, हमको एक विनम्र भाव से अपनी बातें वहां रखनी चाहिए या उनकी बातें सुननी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब भी हम किसी से बातें करें तो वो बड़े हैं तो उनके हिसाब से बात करें, छोटे हैं तो उनके हिसाब से बात करें। हमको जो भी अपना शब्द बोलना हो उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारी बातें होती हैं वो बहुत ही प्रभावशाली होती हैं और उन पर एक छाप छोड़ के जाती हैं, जो कि अगर वो व्यक्ति जो बात हमारी हमसे एक बार कर लेता है उसको दोबारा सुनने का वो उत्सुक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। यानी कि जो हम अपनी बातें कहें अगर वो ध्यान से सुने तो उनकी भी बातें हमको क्या करनी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा कि स्वर एवं भाव भंगिमा पर बात करते समय अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। यानी कि किसी की बातों को जब हम सुने, स्वर यानी जब वो जो कहना चाहे, भाव भंगिमा का मतलब हमारा यहाँ पे ये है कि कई लोग अपने मन की भावों को कहते हैं। जैसे कोई अपनी संवेदनाएं बताता है, कोई अपना खुशी बताता है, कोई गम बताता है, तो उनका जो भी भाव हो उसको अपने हिसाब से नियंत्रण रखना चाहिए। ये नहीं कि अपना उनके ऊपर आपा खो देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके बातचीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कि वो किस भाव में अपनी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, यानी अपनी बातें आपको बता रहे हैं, उसको उस हिसाब से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और नियंत्रण रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके उनके अपने बारे में भी उनको बताना चाहिए कि नहीं ऐसे करिए। चलिए, अगर 5वां पॉइंट है हमारा कि बड़े लोगों से हमेशा आदर एवं सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारे बड़े लोग हो, बड़े भाई हो या जो भी बड़े बगल के चाचा हो या चाचा, जो भी लोग हों हमसे बड़े हो, उनसे आदर सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। उनसे क्या होता है कि वो भी उत्साहित होते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है या छोटा लड़का है, ये हमको इतना सम्मान दे रहा है तो हमें भी उनको प्यार देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप उनको सम्मान देंगे तो इससे आपकी जो भी बातें आप करेंगे उनसे, वह उनके बारे में एक व्यथा होगी और वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी बातों को समझेंगे। 6वां पॉइंट है हमारा, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए, 6वां पॉइंट ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यानी कि जो भी आपसे अपनी मन की बातें जो भी आपको कहता है कि तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये नहीं कि कभी उनसे हमारी झगड़ा हो, कभी दुश्मनी हो तो उनका हम अदर जगह जाके मजाक उड़ाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात अगर समझ लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर आपसे आज अपनी बातें कह दिया है, कल के टाइम में अगर वो आपसे नहीं बोल पाता है किसी कारणवश या आप नहीं बोल पाते हैं किसी कारणवश, तो उसका कहीं मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो फिर उसकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचता है और आप तो अपने भावनाओं को फिर आपसे वो कभी चाह कर भी नहीं बातें कह सकता है। इसलिए आप जब अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, चाहे उससे बोलिए या न बोलिए, कभी उस व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी बातचीत का जो भी हो प्रभावशाली, आपकी जो भी बातें होती हैं वो दूसरों को प्रभावशाली बनाती हैं। चलिए, ये रहा बातचीत को प्रभावशाली बनाने के तरीके। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों से बचें। यानी कि
अब देखिए आपका यहाँ पे रहा कि बातचीत को प्रभावशाली बनाने के तरीके। दूसरा पॉइंट था हमारा अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों से बचे। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को रखने के लिए बार बार बीच में ही बोल देते हैं, यानी अपनों को जनाने के लिए, जैसे हिंदी में कहते हैं जनाने के लिए कि मेरी ये बातें हैं, उससे क्या होता है कि उनकी बातें फिर प्रभावशाली नहीं रह जाती हैं। तो क्या किस चीज़ से बचना चाहिए, इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इसका भी आप लोग के बारे में बताते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है कि बिना किसी बात के तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अपनी ही बात ऊपर नहीं रखना चाहिए। यानी कि बेवजह किसी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका फिर वैल्यू नहीं रह जाता है, फिर आपका कोई मान नहीं करेगा, आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, और आप कभी भी अपनी बात ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप की बात अगर उस लायक रहेगी तो अपने आप ही ऊपर आएगी, उसमें आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सबों से आपको क्या करना चाहिए, अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए इन सब बातों से बचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा कि बातों को स्पष्ट एवं साफ बोले, फुसफुसाना नहीं चाहिए। यानी कि जो भी आप अपनी बात कहें वो स्पष्ट बोले, वो स्पष्ट शब्द हो, और जो भी आप उसका व्याख्या करें उसको एक स्पष्ट भाव से करें। इसमें फुसफुसाएंगे, कान में बोलेंगे, इधर बोलेंगे, उधर बोलेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी बातचीत होगी वो प्रभावशाली नहीं होगी। इससे जो भी अगला समझेगा वो कुछ ना कुछ वो गलत ही समझेगा। चाहे आप उसके बारे में अच्छे ही बात क्यों न करते हो, वो समझेगा कि मेरे बारे में कोई बुरा ही बात हो रहा है। इसलिए किसी के समकक्ष नहीं फुसफुसाना चाहिए। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें फुसफुसाना नहीं चाहिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें कि बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं करनी चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को रखने के लिए उसको बढ़ा चढ़ाकर हाव भाव देकर उस बातों को नहीं रखनी चाहिए किसी के समकक्ष। और हमारा चौथा पॉइंट है किसी पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, किसी व्यक्ति पर अनावश्यक या किसी भी धर्म पर, किसी भी समुदाय पर, किसी भी व्यक्ति पर आपको अन्यथा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो आपका बात कहे, जो आप सुनने वाले उसके समक्ष ही बात रखनी चाहिए, उसके अलग कोई टिप्पणी किसी के पक्ष में नहीं करनी चाहिए। अगर आप इससे बचे रहेंगे तो आपकी जो भी बातचीत होगी वो अत्यधिक प्रभावशाली होगी। और इन सबों से बच के रहिए और अपनी बातों को जो भी रखें, अपनी बातों को प्रभावशाली बनाएंगी आपकी बातें को। और जो भी इसमें पॉइंट बताया गया है उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आपको उसमें जो भी हम बताए थे कि औपचारिकता और अनौपचारिकता परिस्थितियों में अंतर, वो हम आपको बता दिए थे, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि औपचारिक कथन और अनौपचारिक कथन क्या होता है। तो वो छूट गया था, उसको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं फिर से कि इसकी कुछ भूमिकाएं होती हैं। भूमिकाओं के बारे में हमने इस पर एक जगह अध्ययन कर दिया है, लिख लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सभी भाषाओं में एक अपूर्व शक्ति होती है, परंतु यह सभी प्रभावी हो सकती हैं जब इसके प्रयोग की उचित कला से व्यक्ति अवगत हो। भाषाओं का प्रयोग एक व्यक्ति की परिपक्वता का बोध कराता है। यानी कि जो भी भाषाएं हम बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, वो हमारे अंदर जो भी परिपक्वता होती है उसका बोध कराता है। ये भी कराता है कि हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कहाँ कैसे बोली जो हमारी होती है, और हमारी जो लेखन भी होती है ये क्या होती है। लेकिन जो हमारी बोली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसको जो भी हम बोलते हैं ये हमारे रहन सहन की, और हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या किस माहौल में हम रहते हैं, किस दोस्तों के साथ रहते हैं और कैसे माहौल में हम रहते हैं, इसके बारे में हमारी क्या कराता है, ये परिपक्वता का बोध कराता है। तो इसमें रहा औपचारिक कथन और अनौपचारिक कथन। इसके बारे में आपको बताएंगे कि औपचारिक अवसरों का शिष्टाचार के रूप में जिस भाषा का अथवा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। यानी कि औपचारिक अवसरों पर, यानी कि जो भी एक अवसर होते हैं, मान लीजिए कि 26 जनवरी हुआ या हमारे गांधी जयंती हुआ, इन अवसरों पर जो भी हम अपनी बातें रखते हैं इसी को हम औपचारिक कथन कहते हैं। दूसरा जिसमें हमने ये बताया, जैसे मान लीजिए कि और एक आता है आपको क्या नाम है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, यानी कि कहीं भी आपको जो भी आप
ये लिखते हैं, क्या कहते हैं, समाचार पत्र लिखते हो या अपनी या जो प्रार्थना पत्र आप लिखते हैं, तो ये हमारे औपचारिक कथन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो लिखने का जो भी हमारा, या हम किसी अपने दोस्तों के पास तो अगर पत्र लिखते हैं तो वो हमारा अनौपचारिक के अधीन आता है। तो कभी कभी ये पूछता है कि इसमें औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि औपचारिक के अंतर्गत पूज्य, पूजनीय, मान्य, मान्यवर, माननीय, आदरणीय, श्रद्धेय तथा महोदय एवं महोदया जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि औपचारिक कथन जो होता है, इसके अंतर्गत हम किसी भी जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल में अगर प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वो हमारे इसके अधीन आएंगे, या किसी अधिकारी के पास हम अगर पत्र लिखते हैं तो हमारे औपचारिक कथन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जरूर पूछता है एग्जाम में कि आपका जो प्रार्थना पत्र होता है या किसी अधिकारी का जो पत्र होता है वो आपके किसके अधीन, किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक कथन के अंतर्गत आता है कि अनौपचारिक कथन है, ये जरूर पूछता है एग्जाम में। अब आपका दूसरा पॉइंट है अनौपचारिक कथन। तो इसमें है कि कुछ शब्दों का प्रयोग परस्पर बोलचाल में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग परस्पर वार्तालाप, मित्रों के साथ बातचीत, मात्रा एवं सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है। और इसमें ये अनौपचारिक शब्द वो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको दोस्तों को बुलावा देना है हमारे बर्थडे पार्टी पे, तो ये जो हम पत्र लिखेंगे वो हमारे अनौपचारिक कथन के अंतर्गत आएगा। यानी या शादी में अपने दोस्तों को इनवाइट करना है या रिश्तेदारों को इनवाइट करना है, तो ये हमारे सब अनौपचारिक कथन के अंतर्गत आते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में बता दिए हैं। अब हमारा अगला है कि पाठ्य वस्तु व सहायक पुस्तक, जो आपको पीछे बताया गया था उसके बारे में बस हम पॉइंट बता देते हैं। इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं, जिसमें कि बाल उपयोगी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, चित्र, अन्य बाल साहित्य, अपठितांश। इससे क्या होता है कि बच्चों को इन सब पुस्तकों के बारे में बताना चाहिए और बच्चों को इन सब बातों के बारे में बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ये रहा आपका आज हिंदी का अध्याय 5 के बारे में बता दिया गया, और आज ये यहीं पे समाप्त हो गया अध्याय 5। अब हम अध्याय 6 अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको सुधारने की एकदम भरपूर कोशिश करेंगे। और जो भी हमारी कमियां होंगी उसको आप अगर बताएंगे तो उस कमियों को भी दूर किया जाएगा। तो अगर आपका दोस्त कोई अगर है जो डीएलएड की तैयारी कर रहा है या डीएलएड पढ़ रहे हैं या टेट या सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन जो सुपर टेट होते हैं उसमें पूछ सकता है। तो अगर वो ये लोग कर रहे हो तो उनको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी धन्यवाद।